राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सीआरपीएफ जो भर्ती आई है आपकी 2023 में, उसके लिए जीके का मॉक टेस्ट। दोस्तों इस मॉक टेस्ट में आपके 25 प्रश्न पूछे जाने हैं। लिपि के इस बार नहीं आएगा एग्जाम में। 1/4 माइनस मार्किंग रहेगी, ये भी आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको 25 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे। 25 मैथ है आपका, 25 इंग्लिश या हिंदी जो भी आप करें इसमें से, 25 आपकी रीजनिंग है आपकी, और 25 का आपका जीके जीएस है। तो ये सारा मतलब इस बार मतलब सिस्टम है। और ये जो पेपर की सीरीज में आपकी शुरू होगी वो 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच शुरू होगी। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है पहले प्रश्न में? पहला प्रश्न दोस्तों इसमें लिखा गया है कि भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? दोस्तों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें बम कब फेंका था, ये मैं बताना है क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा में बम फेंका था। ये भी आप याद रखना। और ये बम क्यों फेंका गया था? ये बम फेंका गया था दोस्तों, एक बिल आया था पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में ये बिल फेंका गया था। इस बिल का विरोध किया था इन्होंने, तो ये भी आप याद रखना। पब्लिक सेफ्टी बिल। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, रेड अच्छा दिखता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? दोस्तों भगत सिंह की आत्मकथा का नाम है वाई आई एम एथीस्ट। वाई आई एम एथीस्ट, ये भगत सिंह की आत्मकथा का नाम है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और जो भगत सिंह है ना, इनके बारे में क्वेश्चन ये आएगा कि इनको फांसी कब लगी थी। दोस्तों 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी लगी है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अच्छा अभी ना जो चंडीगढ़ हवाई अड्डा है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। तो चंडीगढ़ का जो हवाई अड्डा है उसका नाम भगत सिंह के नाम पर रखा गया। ये भी आप याद रखना, कभी क्वेश्चन आए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था? दोस्तों मंगोलों ने भारत पर आक्रमण जो किया वो सल्तनत काल में किसका शासन था? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के शासन काल में मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ये गुलाम वंश का मतलब राजा है, और इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये भी आप याद रखना कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। इसका असली नाम क्या है? इसका असली नाम है शमसुद्दीन इलियास, याद रखिएगा। और इल्तुतमिश का सबसे इंपॉर्टेंट काम भारत में है एकता प्रणाली को शुरू करना। ये भी आप याद रखना कि एकता प्रणाली भारत में किसने शुरू की थी? दोस्तों एकता प्रणाली का जनक है इल्तुतमिश। ये भी आप याद रखना। कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। और इल्तुतमिश के 2 सिक्के आपसे पूछता है एग्जाम में, दोनों आपको याद रखने हैं। एक था आपका टंका और एक जीतल। टंका और जीतल। जीतल तांबे का होता था और टंका जो होता था दोस्तों ये आपका चांदी का होता था। तो दोनों आप याद रखिएगा कि चांदी का टंका और कॉपर का जीतल ये किसने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश ने। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि भी दी गई है। लाख बख्श किसे कहा गया है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई। ये भी आपको याद रखना है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु दिल्ली में हुई थी पोलो खेलते हुए। तो ये भी आपको याद रखना कि कौन सा ऐसा मतलब सल्तनत काल का राजा था जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी। ये चौगान खेलता था, चौगान जिसको पोलो बोलते हैं, तो उसके दौरान ये मृत्यु हो गई थी इसकी। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका बलबन। बलबन ने एक त्योहार है नवरोज, जो पारसी समुदाय का नया साल होता है नवरोज। नवरोज का प्रवर्तन किया था। तो नवरोज की शुरुआत किसने करवाई थी भारत में? बलबन ने स्टार्ट करवाया था। बलबन स्वयं को जिल्ले लाही कहता है, अपने आप को जिल्ले लाही, सैड ऑफ गॉड, नायब खुदाई, इसने टाइटल लिया है जिले इलाही का। तो ये भी आप याद रखिएगा, जिले इलाही बलबन की उपाधि है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ये पढ़ा लिखा मूर्ख इसको कहा जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसने भारत में सबसे पहली सांकेतिक मुद्रा स्टार्ट की थी। तो भारत में सांकेतिक मुद्रा शुरू करने वाला पहला राजा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके शासनकाल में मोरक्को से एक यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। तो कभी क्वेश्चन आए कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। क्लियर हुआ दोस्तों? याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया था कि मंगोलों का प्रथम आक्रमण इल्तुतमिश के काल में हुआ था। ऑप्शन
बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई है? मतलब है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई दोस्तों, ये तीसरे जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसके बीच हुई थी, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच सन 1797 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ये जो संधि थी वो साइन की गई थी। याद रखिएगा दोस्तों, टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस। क्लियर दोस्तों? जो टीपू सुल्तान है ना, ये मारा कब गया था? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। ये भी आप याद रखना, ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में कि टीपू सुल्तान की हत्या कौन से युद्ध में हुई थी? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1799 में। याद रखना इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, टीपू सुल्तान ने ना ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था। ट्री ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पे लगाया था इसने? मैसूर में। तो कभी क्वेश्चन आए कि टीपू सुल्तान ने ट्री ऑफ लिबर्टी कहाँ पे लगाया था? मैसूर में लगाया था। ये भी आप याद रखें। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच सन 1792 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती। दोस्तों, लीलावती किस विषय से संबंधित है? तो एक प्राचीन ग्रंथ है लीलावती और ये गणित का ग्रंथ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गणित का ग्रंथ है लीलावती। दोस्तों, मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ। अगर आपसे पूछे कि भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस कब होता है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, हर साल हम 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। और किसकी जयंती होती है? एस रामानुजम की जयंती होती है। ये भी आप याद रखें। श्रीनिवासन रामानुजन की जयंती भारत में मनाई जाती है गणित दिवस के रूप में। तो 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। क्लियर दोस्तों? एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। देखो, क्या अगर आपसे पूछे कि पाई दिवस कब होता है, पाई दिवस कब होता है, तो पाई दिवस के आप कैसे याद रखें? देखो, पाई का मान होता है 3.14। पाई का मान 3.14 होता है। अब 14 तारीख कौन से महीने की? तीसरे महीने की। तो तीसरे महीने की 14 तारीख को पाई दिवस होता है। ठीक है, याद रखना, तीसरे महीने की 14 तारीख, क्योंकि पाई का मान होता है 3.14। मतलब कह सकते हैं कि 14 मार्च को पाई दिवस होता है। क्लियर? तो गणित का ये भी आप याद रखिएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा दोस्तों, आपसे पूछेगा कि एक प्राइज होता है एबेल प्राइज। एबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका जवाब होगा गणित के क्षेत्र में। एबेल प्राइज को गणित का नोबेल कहा जाता है। याद रखना, क्वेश्चन आता है कि एबेल प्राइज किस क्षेत्र का अवार्ड है? तो गणित का अवार्ड है। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे लिखा गया चिकित्सा विज्ञान। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, भारत में एक अवार्ड मिलता है बीसी रॉय अवार्ड। भारत में एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है बीसी रॉय अवार्ड। तो कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि बीसी रॉय अवार्ड किस क्षेत्र में मिलता है? दोस्तों, बीसी रॉय अवार्ड चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी आप याद रखें, बीसी रॉय अवार्ड चिकित्सा के लिए मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो लीलावती गणित का ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल काल में दरोगा का पद किस विभाग से संबंधित था? दोस्तों, मुगल काल में दरोगा का जो पद है ये आपका टकसाल होती थी आपकी। मुगल काल में दरोगा का पद टकसाल विभाग से संबंधित था। यह भी आप याद रखेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टकसाल। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। जिन्ना विभाजन चाहते थे या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन किसका है? दोस्तों, किसने कहा था कि मतलब जिन्ना विभाजन चाहते हैं नहीं, लेकिन हमारा मन है कि हम विभाजन करेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के मतभेद बढ़े जिन्ना से, तो उस दौरान भारत में इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब लूटपाट हुई, बहुत ज़्यादा मतलब हत्याएं हुई, लोगों को मारा गया, अशांति फैल चुकी थी भारत में, वो बहुत सारे कारण थे। तो ये कथन आप याद रखिएगा। दोस्तों, सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा गया है? तो आप याद रखिएगा दोस्तों, सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा गया है। क्लियर? ये भी आप याद रखें। और ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। ये भी आपको याद रखना है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन बने थे? सरदार पटेल। और ये भारत के लौह पुरुष भी कहे जाते हैं। लौह पुरुष, भारत का आयरन मैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ये भी आप याद रखें। दोस्तों, इनकी जयंती हम मनाते हैं 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये भी आप याद रखिएगा। और इनकी मूर्ति का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। गुजरात में लगी है, नर्मदा नदी के किनारे। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद, ये हमारी संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष है। ये भी आप याद रखें। बिहार का गांधी इनको कहा जाता है। साथ साथ ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। और इनकी किताब आपसे पूछी जाएगी, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड किताब किसने लिखी है? दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड किताब लिखी है आपकी राजेंद्र प्रसाद ने। क्लियर हुआ? याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, इनकी बड़ी प्रसिद्ध किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो कभी क्वेश्चन आए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया
किसकी किताब है दोस्तों? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू की किताब है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ये भी आप याद रखें। इनको चाचा कहा जाता है, प्यार से चाचा की उपाधि मिली है इन्हें। नेक्स्ट आपका महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इनको महात्मा का उपाधि जो टाइटल मिला वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। और महात्मा गांधी जो है दोस्तों, इन्होंने भारत में बहुत सारे आंदोलन चलाए हैं। और कभी क्वेश्चन आए कि इनको राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और आपको याद रखना है इनकी किताब वो है पाथवे टू गॉड। पाथवे टू गॉड, ये किसकी किताब है दोस्तों? पाथवे टू गॉड जो किताब है ये महात्मा गांधी की किताब है, पाथवे टू गॉड। क्लियर? तो इसका जवाब क्या होगा आपका? वल्लभ भाई पटेल का कथन है कि हम विभाजन चाहते हैं। नेक्स्ट आपका लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था। सही जवाब है आपका 1904, याद रखिएगा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? दोस्तों वर्ष 1934 में कांग्रेस का जो समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन था ये हुआ था आपका पटना में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पटना। ठीक है दोस्तों, पटना में हुआ था, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे लखनऊ लिखा गया, नवाबों का शहर है लखनऊ। और लखनऊ से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, भारत में एक कढ़ाई होती है चिकनकारी, तो चिकनकारी के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ है, यूपी की राजधानी है लखनऊ, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, तो ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पे लिखा गया दोस्तों बम्बई। अगर आपसे पूछा जाए कि बम्बई जो है ये मुंबई है आपका, भारत में सपनों का शहर कहा जाता है, 7 टापुओं की नगरी बम्बई है। इलाहाबाद, इसको संगम नगरी कहा गया, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने व्यपकत सिद्धांत के आधार पर भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था? दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो सिद्धांत था वो डलहौजी का सिद्धांत है। और इसने भारत को जो रियासतें थी वो कितने भागों में बांटा था इसने? सही जवाब होगा दोस्तों 3 भागों में भारतीय रियासतों का इसने बंटवारा किया था, याद रखिएगा। दोस्तों डलहौजी को भारतीय रेल का जनक भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि भारतीय रेल का जनक कौन है, तो भारतीय रेल का जनक है लॉर्ड डलहौजी, ये भी आप याद रखना, लॉर्ड डलहौजी। क्लियर? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले जो राज्य हड़प नीति थी वो किस पर लागू हुई थी? दोस्तों राज्य हड़प नीति के तहत जो सबसे पहला क्षेत्र शिकार हुआ था वो था सतारा। सतारा को सबसे पहले ब्रिटिश रियासत मतलब साम्राज्य में मिलाया गया था 1848 में, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? ये मैं बताना है। तो स्थायी बंदोबस्त दोस्तों सन 1793 ईस्वी में भारत में शुरू किया गया था। और ये शुरुआत किसके टाइम में हुई थी दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन में लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की है। अगर आपके एग्जाम में आए कि सहायक संधि की शुरुआत करने वाला जो राजा है वो मतलब गवर्नर जनरल वो कौन है? लॉर्ड वेलेजली। सन 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। क्वेश्चन संख्या 11, क्या कहा गया? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दोस्तों सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ये जो शुरू किया गया था आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश समाचार पत्र को मतलब शुरू किया था। दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक समाज सुधारक हैं और ये बंगाल में समाज सुधारक ने जाने जाते हैं। याद रखना, ऐसा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो समाज सुधार के कार्य किए थे वो किस क्षेत्र में किए थे? तो बंगाल वाले क्षेत्र में जाने जाते हैं। दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ये एक दार्शनिक के रूप में भी जाने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम आया था, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये किसके प्रयास से लाया गया था? दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से ही लाया गया है। याद रखना इसके बारे में कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये किसके प्रयास से आया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्लियर हुआ? 1856 में आया था। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका दयानंद सरस्वती। दोस्तों 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। आर्य समाज की स्थापना की है, याद रखना इसके बारे में।
क्वेश्चन आता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। क्लियर। सन जरूर याद है ना, 1875। इनका असली नाम क्या है? इनका असली नाम है मूल शंकर। अगर आपके एग्जाम में आता है तो दयानंद सरस्वती का असली नाम मूल शंकर है। और दोस्तों इन्होंने हिंदी भाषा में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ जो लिखा गया वो लिखा गया दोस्तों दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये भी आप याद रखिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं दोस्तों, देखो एक शब्द है स्वराज। अगर आपके एग्जाम में आए कि स्वराज शब्द वास्तव में किसने गढ़ा है, तो स्वराज शब्द जो दिया है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है। इन्होंने ही कहा था गो बैक टू वेदा, गो बैक टू वेदा मतलब वेदों की ओर लेटो। वेदों की ओर लौटने का आह्वान किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने ही किया था। और दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। शुद्धि आंदोलन, ये भी आप याद रखिएगा। ऐसे व्यक्ति या जो ऐसी जनता जो हिंदू धर्म को त्याग चुकी है, हिंदू धर्म को छोड़ चुकी है, उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। ये भी आप याद रखें दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया राजा राम मोहन राय, इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। क्लियर। तो सोम प्रकाश समाचार पत्र दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था, मतलब शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति यानी कि जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति है लिखी गई है आपकी मतलब ओपेरिन के द्वारा। जीवन की उत्पत्ति ओपेरिन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है डार्विन। डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था। और डार्विन की किताब बड़ी फेमस है, मैं आपको लिख देता हूँ, लिख लेना ये आप, क्योंकि काफ़ी आती है एग्जाम में, मैंने क्लास में भी इसको लिखाया है आपको। और इसकी किताब है आपकी ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ये किताब किसकी है दोस्तों? प्रजातियों की उत्पत्ति। ये जीवन की उत्पत्ति, प्रजातियों की उत्पत्ति है। तो ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज जो किताब है वो डार्विन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि डार्विन का जहाज का नाम क्या था, ये जहाज का नाम भी एग्जाम में आ चुका है, HMS बीगल। HMS बीगल डार्विन के जहाज का नाम है, जिस जहाज से इन्होंने दुनिया का चक्कर लगाया था, जहाँ पे इन्होंने जिस जहाज का प्रयोग अपने मतलब खोज करने में की थी। ये भी आप याद रखें दोस्तों। डार्विन से ना एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, एक टर्म यूज की जाती है डार्विन फिंचेज। क्या आपको पता है कि डार्विन फिंचेज क्या होता है? डार्विन फिंचेज क्या होता है दोस्तों? डार्विन फिंचेज एक प्रकार की चिड़िया होती है, तो मैं कह सकता हूँ कि पक्षी होते हैं। तो आपको सीधा क्वेश्चन किस तरह से मिलेगा लिखा हुआ एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चन आएगा कि डार्विन फिंचेज किससे संबंधित है, तो डार्विन फिंचेज पक्षियों से संबंधित होता है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति ओपेरिन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? दोस्तों 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद भारत की राजधानी बना था एक दिन के लिए। और जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र हुआ था, जिसको हम गुड गवर्नेंस एक्ट बोलते हैं, और ये कब मतलब सुनाया गया किसने? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र सुनाया गया था। ये भी आप याद रखें, मिंटो पार्क इलाहाबाद, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, जब 1857 की क्रांति मतलब ख़त्म होने पे आई थी, तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बहुत सारी चीज़ें जो भारतीयों के लिए वो कर रहे थे उनको बंद कर दिया। जैसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप देना बंद कर दिया था, भारतीयों के लिए अलग कुछ व्यवस्था की गई, उनके साथ उपेक्षा नहीं की गई थी, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग बंद कर दिया गया था। ये बहुत सारी चीज़ें थी। तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अंतिम मराठा पेशवा कौन थे? दोस्तों पेशवा मतलब होता है प्रधानमंत्री, तो अंतिम मराठा पेशवा कौन थे दोस्तों? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, बाजीराव द्वितीय। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, ये भी आप याद रखिएगा। पेशवा दोस्तों शिवाजी के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री को कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू किया गया? दोस्तों भारत में जनगणना जो शुरू की गई है वो लॉर्ड मेयो के टाइम में शुरू की गई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम में। और 1872 में भारत में औपचारिक रूप से शुरुआत हो चुकी थी जनगणना की। लेकिन आपसे पूछा गया संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से हुआ? तो दोस्तों संपूर्ण भारत में 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई। तो ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत कब हुई थी? 1872 में। ये छोटे से क्षेत्र में थी, आपकी औपचारिक थी और कोई नियमित भी नहीं थी। लेकिन संपूर्ण भारत में जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में शुरू की गई थी। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जनगणना का जनक कौन है? हेनरी वॉल्टर। भारतीय जनगणना का जनक कौन है?
हेनरी वॉल्टर भारत में जनगणना का जनक माना जाता है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कभी कि जनगणना का अध्ययन क्या है, मतलब जनसंख्या का अध्ययन, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन है, ये भी आप याद रखना। भारत में अब तक 15 जनगणना हो चुकी हैं। 2011 की जो लेटेस्ट जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी, जिसके आयुक्त कौन थे, सी चंद्रमौली। ये भी आप याद रखिएगा। कितने साल के अंतराल पर होती है जनगणना, 10 साल के अंतराल पर की जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका शिमला का संत। शिमला का संत निम्नलिखित में से किसे कहा गया है? दोस्तों शिमला का साधु, हर्मिट ऑफ शिमला, किसे कहा गया? सही जवाब होगा दोस्तों ए ओ ह्यूम को। ए ओ ह्यूम को शिमला का साधु कहा जाता है। और ए ओ ह्यूम को भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा गया है। कभी क्वेश्चन आए कि भारत में पक्षी विज्ञान का जनक कौन है, दोस्तों ए ओ ह्यूम ही भारत में पक्षी विज्ञान के जनक हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा। और साथ साथ इन्हें आईएनसी का संस्थापक भी माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन है? डॉक्टर मतलब ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ये कांग्रेस के संस्थापक भी माने गए हैं। शिमला का साधु भी इन्हें कहा जाता है, याद रखना दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया शिमला हिमाचल की राजधानी है। और भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका शिमला में मिलेगा, आपको शिमला में मिलेगा, याद रखना। क्लियर? तो इसका सही जवाब क्या होगा? शिमला का साधु ए ओ ह्यूम। बाकी यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों WC बनर्जी, इनको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, सबसे वृद्ध पुरुष कहा गया है, ये भी आप याद रखना। भारत का सबसे वृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट आपका बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध किस आंदोलन से है? नखास पिंड, दोस्तों नखास पिंड आंदोलन का संबंध है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है नखास पिंड आंदोलन। महात्मा गांधी के द्वारा 12 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 12 अप्रैल 1930 को। और ये ख़त्म कब हुआ था? 1934 में जाके ख़त्म हुआ था, लेकिन 12 मार्च, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया है यहाँ, सॉरी ये आपका 12 मार्च है। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत 24 दिन में 385 किलोमीटर का रास्ता तय किया गया था। और गांधी जी ने डांडी पहुंचकर जो नमक कानून अंग्रेजों ने लगाया था इसको तोड़ दिया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये नमक आंदोलन से संबंधित है, कहीं पूछा जाए आपसे। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया चंपारण सत्याग्रह। जब महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत वापस आए तो इन्होंने सबसे पहले जो सत्याग्रह किया वो चंपारण में किया था। और ये नील की खेती करने वालों की समस्याओं के लिए था। ठीक है, नील की खेती करने से क्या नुकसान थे, 3 कठिया व्यवस्था जो थी उसके खिलाफ था ये आपका, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या था चंपारण सत्याग्रह। अंग्रेज लोग क्या कहते थे, अगर किसी व्यक्ति के पास में 20 कट्ठे जमीन है, 20 कट्ठे जमीन का मतलब होता है कि आपके पास 1 बीघा जमीन है, तो उसमें से 3 कट्ठे भाग पर आपको नील की खेती करनी है। और नील की खेती करने का नुकसान ये था कि कुछ समय बाद हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी, तो इससे किसानों को नुकसान होता था। तो किसानों ने नील की खेती करना बंद कर दिया, लेकिन अंग्रेज ज़बरदस्ती करवाते थे नील की खेती। तो इसके लिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में, ये भी आप याद रखें। यहाँ पे लिखा गया है असहयोग आंदोलन। दोस्तों 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। 1 अगस्त 1920, क्लियर। और 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई थी। जिस दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया उसी दिन तिलक जी की डेथ हो गई, ये भी आप याद रखें। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई है बम्बई से, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? नखासा पिंड CDM। नेक्स्ट आपका भारत में स्थल अवरुद्ध राज्यों की संख्या कितनी है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती? दोस्तों भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपसे पूछा कि लैंडलॉक्ड राज्य कितने हैं? दोस्तों लैंडलॉक्ड राज्यों की संख्या है आपकी 5। लैंडलॉक्ड राज्यों की संख्या 5 है, लेकिन शर्त इन्होंने क्या बोली है, कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है इनकी। जैसे आपका मध्य प्रदेश है, लैंडलॉक्ड है, कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। दूसरा तेलंगाना है, कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। छत्तीसगढ़ है, कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, छत्तीसगढ़ की भी। और 3 तो ये होगा आपका, और कौन सा हो सकता है? 3 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। उसके बाद में आपका देखें तो और कौन सा हो सकता है? 5 है ना आपके। चलो आप मुझे 2 और बता देना, 3 मैंने आपको बता दिए हैं।
कौन कौन से ऐसे हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो ये भी आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर क्वेश्चन का भी आए ना कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का एरिया है। क्लियर, याद रखना इसके बारे में। और ये संपूर्ण विश्व का 2.4% है। नेक्स्ट प्रश्न, इन मैदानों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम क्या है? इन मैदानों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम क्या है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपका आता है रुहेलखंड का मैदान। ठीक है, रुहेलखंड के बाद में थोड़ा पूरब में और चलेंगे तो आपको मिलेगा अवध का मैदान, उसके बाद में आपको मिलेगा मगध का मैदान, और फिर मिलेगा मिथिला का मैदान। तो ये सारे आप याद रखिएगा। पहले आपका रुहेलखंड का मैदान, फिर अवध का मैदान, फिर आपका बनेगा मगध का मैदान, मगध, और फिर मिलेगा मिथिला का मैदान, मिथिला। तो ये आपका बनेगा 4-3-1-2, 4-3-1-2 मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। माही नदी किस महासागर या सागर में गिरती है? दोस्तों माही नदी जो गिरती है ये कहाँ गिरती है? दोस्तों नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, ये सब खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? माही नदी गिरती है आपकी खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में से लगती है आपकी खंबात की खाड़ी, तो यहाँ पे जाके ये नदियाँ गिर जाती हैं। क्लियर दोस्तों? दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर कुछ कभी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, यहाँ पे लिखा गया आपका अरब सागर। अरब सागर से ना एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि लक्षद्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है और ये अरब सागर में आता है। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है और ये अरब सागर में आता है, याद रखना। अरब सागर भारत की पश्चिम साइड में आता है। देखो यहाँ मैं एक रफली भारत बना देता हूँ, ये भारत है आपका, रफली मान लिया हमने। चलो दोबारा बना देता हूँ, ड्राइंग यहाँ अच्छी नहीं आएगी। ये मैं भारत बना दिया मैंने हल्का सा, ये आप इसको रफली मान सकते हैं कि भारत का मानचित्र है ये। ठीक है, तो इधर वाले क्षेत्र में आपका अरब सागर है, यहाँ वाले क्षेत्र में आपका ये बंगाल की खाड़ी, पूरब साइड में आपकी बंगाल की खाड़ी, और ये नीचे आपको मिलेगा हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का मिलन कहाँ पर होता है? दोस्तों अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों का मिलन